दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 12 माइक्रो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है अध्याय 12 यानी आर्थिक सांख्यिकी का जो चैप्टर 12 है वो लेकर आए हैं, जिसका नाम है सहसंबंध यानी कोरिलेशन। तो सहसंबंध हम सीखेंगे इस वीडियो में, जो है इस चैप्टर में जानेंगे कि सहसंबंध क्या होता है और इस प्रकार से इसके प्रकार कितने होते हैं, किस तरह से इसका कैलकुलेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि सहसंबंध होता क्या है। तो देखिए, सहसंबंध जैसा कि इस शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि सहसंबंध क्या हो सकता है। सह मतलब साथ में, संबंध मतलब रिश्ता, यानी संबंध मतलब होता है रिश्ता। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप परिभाषा देखें तो आपको यहाँ पर जो है 3 शब्द याद रखने की जरूरत है। तो पहला शब्द कौन सा याद रखने की जरूरत है? पहला जो शब्द है यहाँ पर शब्द रखने की पहला शब्द है समूह, जो है समूह। आपको पहला शब्द याद रखना है समूह। दूसरा शब्द याद रखना है, कौन सा शब्द याद रखना है? यानी वर्ग, वर्गों, ठीक है, वर्गों याद रखना है। उसके बाद तीसरा याद रखना है श्रृंखलाओं। क्या याद रखना है? श्रृंखलाओं, ठीक है, श्रृंखलाओं, वर्गों। यहाँ पर सबसे पहले समूह, वर्ग, श्रृंखलाओं। यानी अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? मैं बताने वाला हूँ सहसंबंध की परिभाषा, यानी सहसंबंध वास्तविकता में होता क्या है। तो देखिए, सहसंबंध क्या होता है? जब कभी, यानी आप कह सकते हैं इसको, जब कभी दो या दो से अधिक, यहाँ पर क्या है, दो या दो से अधिक समूहों, वर्गों और श्रृंखलाओं में निश्चित संबंध जो पाया जाता है उसे कहा जाता है सहसंबंध। क्या कहा जाता है? यानी जब कभी दो या दो से अधिक समूहों, यानी दो से अधिक, दो से या दो से अधिक समूहों और वर्गों, श्रृंखलाओं में जो है, यानी दो या दो से अधिक समूहों, वर्गों और श्रृंखलाओं में जो है निश्चित संबंध पाया जाता है। कैसा? निश्चित, निश्चित जो है संबंध पाया जाता है, संबंध जो है पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है, निश्चित संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर जो है निश्चित संबंध पाया जाता है तो उसे कहते हैं सहसंबंध। क्या कहते हैं? सहसंबंध। दोबारा देखिए, यानी क्या सहसंबंध क्या होता है? सहसंबंध क्या होता है? जब कभी जो है दो या दो से अधिक समूहों, यानी दो या दो से अधिक समूहों, वर्गों और श्रृंखलाओं में एक निश्चित संबंध पाया जाए तो उसे सहसंबंध कहा जाता है। तो दोस्तों, आई होप यहाँ पर परिभाषा आपको जो है समझ में आ गई होगी कि सहसंबंध क्या होता है। तो देखिए, कोई दो समूह होते हैं, यानी दो या दो से अधिक समूह हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? दो या दो से अधिक समूह हैं, या दो या दो से अधिक वर्ग हैं, या दो या दो से अधिक श्रृंखलाएं दे रखी हैं। तो उन दो श्रृंखलाओं में या वर्गों में या समूहों में जो संबंध पाया जाएगा उसे हम कहेंगे सहसंबंध। तो आई होप दोस्तों अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर श्रृंखला दे रखी है, क्या है? 2, 4, 6, 8, ये क्या है? एक श्रृंखला है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और श्रृंखला दे रखी है, नंबर 1 श्रृंखला, नंबर 2 श्रृंखला दे रखी है। कौन सी? यहाँ पर नंबर 2 है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3, 6, 9, 12, एक और श्रृंखला दे रखी है। तो यहाँ पर एक श्रृंखला, दो श्रृंखला। अब बात करें क्या है यहाँ पर सहसंबंध कैसे पता चलेगा? यानी सहसंबंध यानी दो या दो से अधिक श्रृंखलाएं, यानी दो श्रृंखलाओं में सहसंबंध है या नहीं, कैसे पता करें? इसको पता करने का एक आइडिया क्या है, यहाँ पर देखिए, ये कितना गैप आ रहा है इसमें? इसमें 2 का गैप आ रहा है 2 का गैप। इसमें कितना गैप आ रहा है? इसमें जो है यहाँ पर हमेशा 3 का गैप आ रहा है। कितना आ रहा है? यहाँ पर जो है 3 का गैप आ रहा है। तो 3 का गैप आ रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सहसंबंध को दिखाएंगे। क्या करेंगे हम? यहाँ पर जो है कितने का गैप आ रहा है? यहाँ पर हमारा जो है 3 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पर 2 का गैप आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर 3 का गैप आ रहा है और 2 का गैप आ रहा है, इससे तो सहसंबंध स्पष्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन बात क्या है, यहाँ पर समान रूप से, यानी समान रूप से जो है 2 2 बढ़ रहा है,
यानी दो दो बढ़ रहा है, समान रूप से श्रृंखला में परिवर्तन हो रहा है और इसमें भी समान रूप से श्रृंखला में परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक गई श्रृंखला, 3 बढ़ा, फिर यहाँ से गई 3 बढ़ा, फिर यहाँ से गई 3 बढ़ा। तो बराबर बराबर जो है अंतराल है, इसमें बराबर बराबर परिवर्तन हो रहा है, इसमें भी ऐसा ही है। तो इसमें कह सकते हैं हम कि ये सहसंबंध रिश्ता है, यानी सहसंबंध है। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार से वर्गों में होता है, समूह में होता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा सहसंबंध क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं सहसंबंध जो होता है, यानी सहसंबंध के प्रकार कितने होते हैं। तो सर चलिए देखते हैं सहसंबंध के प्रकार। तो देखते हैं यहाँ पर सहसंबंध के प्रकार क्या होते हैं। यहाँ पर सह जो है संबंध, संबंध के प्रकार, सहसंबंध के प्रकार। तो चलिए देखते हैं। पहला होता है, यानी जो प्रकार होता है, पहला होता है धनात्मक, धनात्मक, ठीक है। पहला होता है धनात्मक तथा, यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक तथा ऋणात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक जो है सहसंबंध, सहसंबंध, संबंध। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं। पहला होता है धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले धनात्मक सहसंबंध क्या होता है। तो धनात्मक सहसंबंध को समझते हैं। तो देखिए समझिए, यानी धनात्मक सहसंबंध क्या होता है, जब जब 2 चरों में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है। यानी आपके पास x और y 2 चर हैं। क्या हैं आपके पास, x और y 2 चर हैं। अगर 2 चरों में परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन, बात कर रहा है परिवर्तन की। अगर यहाँ पर 2 चरों में परिवर्तन जो है एक ही दिशा में होता है, यानी दोनों चर बढ़ रहे हैं, यानी क्या है, एक ही दिशा में होता है, तो उससे धनात्मक क्या कहते हैं, धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। यानी जब 2 चरों में परिवर्तन एक ही दिशा में होगा, यहाँ पर क्या है दिशा, तो एक ही दिशा में होता है, यानी ऊपर यानी बढ़ रहा है, तो एक ही दिशा में, यानी 2 चरों में जब परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो उसे कहते हैं धनात्मक सहसंबंध। और जब परिवर्तन 2 चरों में ऋणात्मक यानी विपरीत दिशा में होता है, कैसी विपरीत, ठीक है, विपरीत, विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है, यानी जब यहाँ पर 2 चरों में जो है विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है तो उसे ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा। अब आपको उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर ऋणात्मक, धनात्मक और सहसंबंध जो है ऋणात्मक और धनात्मक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक और होता है जिसका नाम होता है नंबर 2 पर आएगा, यानी समरेखीय और आरेखीय सहसंबंध। क्या होता है यहाँ पर, समरेखीय, यानी समरेखीय और आरेखीय, समरेखीय और आरेखीय सह जो है संबंध, समरेखीय और यहाँ पर देखिए समरेखीय और आरेखीय सहसंबंध। ये क्या होता है, देखिए जब यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे समरेखीय और आरेखीय होता क्या है। तो सबसे पहले क्या है, समरेखीय, यानी जब 2 चरों के स्थायी रूप से समानुपात में जो है परिवर्तन होता है, यानी आपके पास फिर से x और y चर हैं और इन चरों में स्थायी रूप से समान अनुपात में, 2 शब्द आते हैं यहाँ पर, देखिए स्थायी, स्थायी मतलब स्थायी रूप से, ठीक है, और समानुपात, समा जो है कौन सा है, समान अनुपात, यानी समान, समान अनुपात, अनुपात में, ठीक है। 2 शब्द आए हैं यहाँ पर। एक आता है कि आपका यहाँ पर स्थायी होता है, यानी जब 2 चरों में स्थायी और समानुपात में परिवर्तन होगा तो उसे कहेंगे समरेखीय सहसंबंध। कैसा संबंध होगा, समरेखीय सहसंबंध होगा जब कि 2 चरों में जो है स्थायी रूप से समान अनुपात में परिवर्तन होगा,
तब उसे हम कहेंगे समरेखीय सहसंबंध। स्थायी रूप से मतलब यानी समान अनुपात में और स्थायी रूप से होगा। जैसे कि मतलब मान लीजिए ये जो संख्या है ये x है, ये x है, x पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 है, उसके बाद ये क्या हो गया 4 हो गया, ये हो गया 6 हो गया, ये हो गया यहाँ पर जो है 8 हो गया, 10 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर यहाँ से कितना बढ़ गया, ये 2 बढ़ गया, यहाँ से कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, और यहाँ से कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है यहाँ पर समान अनुपात में जो है परिवर्तन हो रहा है। यानी देखिए 2 और 2 एक अनुपात में नहीं, समान अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। देखिए इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो परिवर्तन का अनुपात क्या है आपका, समान है। तो यहाँ पर क्या है, आप जितना भी करेंगे अनुपात क्या होगा, समान में आएगा, समान अनुपात में और स्थायी रूप से हो रहा है। स्थायी रूप का मतलब होता है, स्थायी रूप का मतलब है कि ये देखिए 2 है, स्थायी है, हमेशा ये 2 बार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब स्थायी रूप से हो रहा है और समान अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। और इसी तरह एक और श्रृंखला, ये x का था, ये y का हो गया। तो जब 2 श्रृंखलाओं में समान अनुपात में और स्थायी रूप से परिवर्तन होगा तो उसे कहेंगे समरेखीय सहसंबंध। क्या कहेंगे, समरेखीय सहसंबंध। चलिए अब देखते हैं हम कि यहाँ पर जो है आरेखीय सहसंबंध क्या होता है। क्या है आरेखीय सहसंबंध, अब समझेंगे आरेखीय सहसंबंध होता क्या है। तो आरेखीय देखते हैं, यानी जब यहाँ पर 2 चरों में परिवर्तन, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब हमें क्या देखना है, अब हमें समझना है आरेखीय, आरेखीय, आरेखीय सहसंबंध, सहसंबंध। अब हमें समझना है क्या आरेखीय सहसंबंध क्या होता है। ठीक है, आरेखीय सहसंबंध क्या होता है, चलिए इसे देखते हैं। आरेखीय सहसंबंध क्या होता है, तो आरेखीय सहसंबंध क्या होता है, जब 2 चरों में परिवर्तन का अनुपात असमान व अस्थायी होता है। हमने क्या देखा था पिछली बार में, हमने पिछली बार देखा था, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो देखिए समरेखीय का मतलब क्या हुआ, समरेखीय का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, समरेखीय का मतलब हुआ स्थायी और समान अनुपात में अगर श्रृंखला में परिवर्तन होगा तो उसे समरेखीय कहेंगे। और अगर ये अस्थायी होता है, यानी आपका परिवर्तन क्या होता है, इसमें अस्थायी होता है, यानी 2 की जगह कभी 3 बढ़ जाता है, कभी 4 बढ़ जाता है, कभी 6 बढ़ जाता है, तो इस प्रकार का परिवर्तन होता है तो वो अस्थायी है, यानी एक जैसा परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी अस्थायी परिवर्तन हो रहा है। और वो समान अनुपात में भी नहीं हो रहा है, यानी अलग अलग अनुपात में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं आरेखीय सहसंबंध। यानी जब 2 चरों में अस्थायी रूप से और असमान रूप से, अस्थायी रूप से और अनुपात असमान रूप से, यानी अस्थायी रूप होना चाहिए, यानी 2 चरों में अस्थायी और समान अनुपात नहीं होने पर, क्या कह सकते हैं हम, 2 चरों में अगर अस्थायी और समान अनुपात से परिवर्तन नहीं होने पर, ठीक है, नहीं होने पर उसे क्या कहेंगे, आरेखीय सहसंबंध कहेंगे। ठीक है, यानी आरेखीय सहसंबंध पाया जाएगा। यानी जब 2 श्रृंखलाओं में यानी 2 चरों में अगर अस्थायी जो है परिवर्तन होता है और असमान अनुपात में परिवर्तन होता है, यानी समान अनुपात में नहीं होता, इसका उल्टा कर देंगे आप सीधा सीधा, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, वो आरेखीय है। तो समरेखीय का उल्टा आरेखीय है, तो आप यहाँ पर ये समझ गए। उसके बाद देखते हैं अब क्या होता है। तो अब यहाँ पर और समझते हैं कि सरल तथा एक और सहसंबंध आता है। तो यहाँ पर ये भी समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं एक और, नंबर 3 क्या सहसंबंध है, नंबर 3 है सरल, सरल तथा यहाँ पर बहुमुखी सहसंबंध। क्या है, बहुमुखी, मुखी जो है बहुमुखी सहसंबंध, सहसंबंध। तो यहाँ पर कौन सा सहसंबंध है, सरल तथा बहुमुखी सहसंबंध। तो ये संबंध क्या होता है आप देखते हैं, इन दोनों को समझते हैं। सरल क्या होता है, जब केवल 2 चरों के संबंधों का ही अध्ययन किया जाए, यानी यहाँ पर क्या मतलब है, यानी 2, यहाँ पर एक चर x और y है, यहाँ पर 2 चरों का क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 चरों का, यहाँ पर 2 चर हैं, इन 2 चरों का अगर इन जो 2 चरों में जो सहसंबंध पाया जा रहा है
उनका हम केवल उन्हीं का अध्ययन किया जाए। यानी यहाँ पर सरल सहसंबंध का मतलब है कि जब दो चरों में जो है यानी दो चरों में जो है संबंधों का अध्ययन किया जाता है और इन दोनों में एक प्रधान या स्वतंत्र, यानी जो एक होता है प्रधान होगा या स्वतंत्र होगा और दूसरा गौड़ या निर्भर चर होता है। यानी कैसा सहसंबंध होता है, यानी इसका सरल सहसंबंध का मतलब है कि दो चरों में सहसंबंध पाया जाता है और एक जो है चर वो प्रधान होता है, वो किसी पर निर्भर नहीं होता, लेकिन जो दूसरा चर होता है वो होता है अपने प्रधान चर पर निर्भर। जो चर स्वतंत्र होता है उस चर पर जो है दूसरा चर जो है निर्भर होता है। ऐसी स्थिति को जो है सरल जो है ऐसी स्थिति में जो है दो चरों के बीच सरल सह संबंध पाया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब केवल दो चरों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है और इन दोनों में एक प्रधान या स्वतंत्र व दूसरा गौड़ या निर्भर चर होता है तो ऐसे सहसंबंध को सरल सहसंबंध कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं जैसे कि यहाँ पर अब बहुमुखी सहसंबंध। बहुमुखी क्या होता है, सरल तो समझ में आ गया। सरल क्या होता है कि एक दो चर होते हैं उनमें सहसंबंध पाया जाता है और एक चर इसमें ऐसा होता है जो स्वतंत्र या प्रधान होता है और दूसरा चर जो है स्वतंत्र या प्रधान चर पर निर्भर होता है। ठीक है, तो ऐसे सहसंबंध को हम कहते हैं सरल सहसंबंध। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुमुखी सहसंबंध। बहुमुखी सहसंबंध क्या, जब तीन या तीन से अधिक चरों के संबंधों का अध्ययन जो है संबंधों का जो है एक साथ अध्ययन किया जाए तो ऐसे सहसंबंध को क्या कहते हैं, बहुमुखी सहसंबंध कहते हैं। यानी आप देखिए यहाँ पर ए यहाँ पर दो है, वाई जेड यहाँ पर देखिए एक से अधिक, यहाँ पर मतलब दो या तीन से अधिक, यहाँ पर तीन या तीन से अधिक, तीन चर हों या तीन से अधिक चर हों तब अगर इन चरों का अध्ययन किया जाए तो उसे कहते हैं बहुमुखी। बहु का मतलब बहुत, बहुमुखी का मतलब होता है मुख वाले। तो बहुमुखी यानी बहुत ज़्यादा चरों का अध्ययन होता है। ठीक है, यानी दो तीन चर या तीन से अधिक चरों का जब अध्ययन किया जाता है तो ऐसे अध्ययन यानी क्या कह सकते हैं हम, जब तीन या तीन से अधिक चरों में सह संबंध का अध्ययन किया जाए तो ऐसे में क्या कहते हैं, ऐसे अध्ययन को बहुमुखी सहसंबंध कहते हैं। तो यानी ऐसे अध्ययन में क्या होता है, बहुमुखी सहसंबंध पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या सहसंबंध का परिणाम क्या देखेंगे। अब हम पहुंच गए हैं नंबर 2 पर। ठीक है, तो ये क्या है आपका सहसंबंध, संबंध का सहसंबंध का जो है परिणाम, परिमाण है यहाँ पर सहसंबंध का परिमाण। तो अब देखिए सहसंबंध का परिमाण क्या होता है। तो सहसंबंध का परिमाण कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, तो सहसंबंध का अगर परिमाण ज्ञात करना है तो हमें एक चीज़ निकालनी होगी जिसका नाम होता है यहाँ पर सहसंबंध का, सहसंबंध क्या निकालना होगा, सहसंबंध का गुणांक। क्या निकालना होगा, गुणांक निकालना होगा। अगर आपको परिणाम निकालना है तो सहसंबंध का गुणांक आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले अगर हमें परिणाम निकालना है तो सहसंबंध का गुणांक की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या करना है, गुणांक निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम गुणांक सीख लेते हैं, कैसे निकलता है गुणांक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणांक निकालना है। तो गुणांक क्या होता है, कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसके यहाँ पर जो है धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है सहसंबंध, निम्न प्रकार से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो प्रकार से जो है सहसंबंध होता है। यहाँ पर अगर परिणाम की बात करें तो हम अगर आपको सहसंबंध निकालना है यानी परिणाम ज्ञात करना है तो आपको गुणांक निकालना पड़ेगा। और अभी हम सीखेंगे कैसे हम गुणांक निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर इसके कुछ रूप होते हैं। पहला रूप होता है पूर्ण सहसंबंध। पूर्ण सहसंबंध यानी जो सहसंबंध का परिणाम है इसमें क्या होता है, कैसा कैसा होता है, पूर्ण सहसंबंध संबंध होता है। ठीक है, पूर्ण सहसंबंध। तो पूर्ण सहसंबंध का मतलब पूरी तरह से सहसंबंध पाया जाता है, इसका मतलब है। यानी पूर्ण सहसंबंध वह स्थिति होती है जिसमें दो चर
यानी दो चर मानों में समान अनुपात में परिवर्तन होता है, यानी x और y आपको दो चर दे रखे हैं और इन दोनों चरों में यानी समान अनुपात में परिवर्तन होता है, समान अनुपात, ठीक है, समान, यहाँ पर जो है समान अनुपात, यहाँ पर समान अनुपात में जो है आपका परिवर्तन होता है, इन दो चरों में समान अनुपात में परिवर्तन होता है, तो आपका पूर्ण सहसंबंध पाया जाता है। और इसका यहाँ पर जो है दो प्रकार से ये भी होता है, पूर्ण धनात्मक, यहाँ पहला क्या होता है, ए आपका होता है पूर्ण धनात्मक हो सकता है, धनात्मक, ठीक है, पूर्ण धनात्मक हो सकता है। नंबर बी आपका एक होता है जो है पूर्ण ऋणात्मक हो सकता है, पूर्ण ऋणात्मक होता है। एक होता है पूर्ण धनात्मक और एक होता है पूर्ण ऋणात्मक, यानी जो है माइनस में। तो यहाँ पर पूर्ण धनात्मक का मतलब होता है परिवर्तन एक ही दिशा में होगा और ऋणात्मक का मतलब होता है परिवर्तन विपरीत दिशा में होगा। इन दोनों में क्या मतलब है, अंतर क्या है, इसमें अंतर है कि जो परिवर्तन होगा, पूर्ण सहसंबंध मतलब पूरी तरह से सहसंबंध पाया जाता है, जिसमें ऐसी स्थिति जिसमें जो पूरी तरह से सहसंबंध पाया जाए, यानी समान अनुपात में परिवर्तन एक ही दिशा में अगर होगा तो आपका जो है पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा, और अगर विपरीत दिशा में होगा तो ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है, ये जो आपका ये होता है मैक्सिमम क्या होता है, ये +1 होता है और ये -1 होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ये होती है, ठीक है, पूर्ण धनात्मक की प्लस होती है, पूर्ण ऋणात्मक की जो है वो माइनस होती है वैल्यू। उसके बाद हम देखते हैं सहसंबंध की अनुपस्थिति। अगर बात करें भैया सहसंबंध किसी श्रृंखला में अनुपस्थित है ही नहीं। नंबर 2 यहाँ पर 2 पॉइंट है, सहसंबंध की अनुपस्थिति, ठीक, अनुपस्थिति। अब सहसंबंध है ही नहीं श्रृंखला में तो क्या, यानी सहसंबंध की अनुपस्थिति मतलब यहाँ पर सहसंबंध है ही नहीं, सहसंबंध उपस्थिति नहीं है। इसका मतलब है यदि दो श्रृंखलाओं में या चरों में कोई सहसंबंध नहीं होता है, यानी अगर आप मान लीजिए, इसका मतलब क्या है, यानी दो चर हैं आपके पास x और y, तो अगर इन दोनों में कोई आपस में कोई लिंक नहीं है, यानी संबंध जो है नहीं है, अगर एक चर प्रभावित होता है तो एक चर को बदलने पर अगर दूसरे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे कहेंगे यहाँ पर जो है सहसंबंध नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब है क्या, कि इसमें कोई सहसंबंध नहीं है, यानी अगर एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे में उसका प्रभाव अगर नहीं पड़ता है तो उसका मतलब है सहसंबंध नहीं है। यानी अगर दो चरों में सहसंबंध नहीं होता है तो उसे कहते हैं सहसंबंध की अनुपस्थिति, यानी सहसंबंध उपस्थित नहीं है। हेलो दोस्तों, आपको तो अब ये समझ में आ गया होगा कि सहसंबंध की जो अनुपस्थिति है वो किस प्रकार से होती है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट यानी तीसरा पॉइंट जो है इसमें क्या आता है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट है सहसंबंध के सीमित परिणाम। क्या है, संबंध के सीमित परिणाम, जो है सीमित परिमाण, ठीक है, सहसंबंध के सीमित परिमाण। तो ये क्या होते हैं, इन्हें देखते हैं हम कैसे होते हैं। तो यहाँ पर सहसंबंध के सीमित परिमाण, ये क्या होता है भैया, ये देखिए क्या होता है, सहसंबंध के अभाव में, यानी सहसंबंध के अभाव तथा पूर्ण सहसंबंध की स्थिति के बीच सीमित परिणाम का सहसंबंध होता है। यानी जो हमने ये दो पढ़े हैं ना, यानी क्या होता है, सहसंबंध की अनुपस्थिति, जहाँ पर सहसंबंध नहीं होता है और जहाँ पर पूर्ण सहसंबंध पाया जाता है, और इन दोनों के बीच की स्थिति के सहसंबंध को सीमित परिणाम सहसंबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमित परिणाम सहसंबंध कहा जाता है। और ये होता है 3 प्रकार का। तो ये कैसा होता है, 3 प्रकार का। तो पहला होगा इसका कौन सा, यानी उच्च होगा, हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट। दूसरा होगा आपका यहाँ पर उच्च होगा, और दूसरा होगा मध्यम मतलब मिडल वाला। उसके बाद तीसरा जो होता है पॉइंट, तीसरा जो है आपका यहाँ पर जो है तीसरा हो जाएगा निम्न, बिल्कुल नीचे वाला, यानी बहुत कम,
ठीक है। तो इसका रेंज, इसकी रेंज क्या होती है सहसंबंध की, जैसे हमने देखा था पूर्ण सहसंबंध क्या होता था, धनात्मक पूर्ण सहसंबंध प्लस आता था, 1 प्लस होता था, और उसके बाद जो है ऋणात्मक सहसंबंध जो है माइनस में आता था आंसर, ठीक है, -1 होता था। तो यहाँ पर जो है उच्च सहसंबंध, यहाँ पर सीमित परिणाम उच्च सहसंबंध का जो है वैल्यू कितनी होगी, ये होती है आपकी यहाँ पर जो है 0.75 से लेकर होगी 1 तक, ठीक है। और यहाँ पर जो मध्यम की वैल्यू कितनी होगी पता है, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है 0.25 से लेकर होती है 0. जो है यहाँ पर 75 तक। यहाँ पर निम्न पर क्या होगी, निम्न पर होगी 0 से लेकर यहाँ पर क्या है 0.25। तो ये होती है कुछ यहाँ पर माप होते हैं, ये आपको जो है याद होनी चाहिए। यहाँ पर ये क्या है, ये कुछ माप हैं कि अगर आपका जो सहसंबंध है उच्च है तो आपका ये है यहाँ पर 0.75 से लेकर 1 पे आएगा, और मध्यम है तो 0.25 यहाँ पर 25 से लेकर के 0.75 आएगा। उसके बाद निम्न है तो यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेकर 0.25 आएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है क्या बन जाएगा, यहाँ पर सहसंबंध की जो है रेंज हो जाएगी, इस प्रकार से होता है। तो अगर पूर्ण की बात करें, पूर्ण में +1 होता है, और यहाँ पर जो है अगर धनात्मक है तो +1 होगा, और ऋणात्मक है तो -1 होगा। इसी प्रकार से अगर उच्च ऋणात्मक यानी विपरीत दिशा में है तो ये भी माइनस लग जाएगा दोनों के आगे, यहाँ पर ये भी अगर विपरीत में है तो इसके आगे भी माइनस लग जाएगा, और ये भी है तो इसके आगे भी माइनस लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि जो है सहसंबंध में सीमित परिमाण कितना होता है, यानी इसका रिजल्ट कितना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब ये हम वीडियो समाप्त करते हैं, और आगे का जो है टॉपिक जो बचा हुआ है इसमें हम अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं। तो यहाँ पर आपको जो डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक जो है इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ।